हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। आज हम इसका नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टॉपिक का नाम है शाही परिवार। हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। हरम शब्द का जो प्रयोग है वो मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था, यानी उनके परिवार के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह शब्द फारसी से निकला है। हरम शब्द जो है फारसी भाषा से निकला है, जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। यानी हरम शब्द जो है मुगलों के परिवार को इंगित करता है और इसका तात्पर्य क्या है? पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, जिसमें माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि व महिलाएं, परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। ये सब मुगल परिवार में होते थे, जैसे कि माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे, ये सभी मुगल परिवार में होते थे। बहुविवाह प्रथा जो भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह होना, ये भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। राजपूत और मुगलों दोनों के ही लिए विवाह जो था राजनीतिक संबंध व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्राय एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। जब विवाह होता था तो जो पिता होता था वह पुत्री को विवाह में देने के पश्चात एक क्षेत्र भी उपहार में दे देते थे। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों और अन्य स्त्रियों जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। जो मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां होती थी उन्हें बेगम कहा जाता था, और जो अन्य स्त्रियां होती थी उन्हें अगहा कहा जाता था। अगहा वैसी स्त्रियां होती थी जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं होता था, यानी कि जो कुलीन परिवार की स्त्रियां नहीं है और मुगल परिवार में शादी करके आई हैं उन्हें अगहा कहते थे। और जो मुगल परिवार में शादी कर कर आती थी और शाही परिवार से संबंधित थी उन्हें बेगम कहा जाता था। मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। अगहा से ज़्यादा सम्मान उन्हें बेगमों को मिलता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। ये इम्पोर्टेंट है कि किस पत्नियों की स्थिति सबसे निम्न थी, तो अगाचा जो थी उपपत्नियां, उनकी स्थिति सबसे निम्न होती थी, निचले स्तर पर होती थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिला करते थे। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष जो हुआ करते थे वे गुलाम हुआ करते थे, जो मुगल परिवार में संबंधित होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता और बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। नूरजहां जो है वह ईरान से थी और जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। यानी कि जो शाहजहां की पुत्रियां थी जहां आरा और रोशन आरा,
इन दोनों को ही ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर, सूरत जो है गुजरात में, और एक ये बंदरगाह नगर था, यहाँ से ये उस टाइम में विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, और यहाँ से जहांआरा को राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जब मुगल परिवार की स्त्रियों ने संसाधनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर इमारतों व बागों के निर्माण में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी, जहांआरा जो है वह शाहजहां की बेटी थी, और इसने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद जो दिल्ली में थी की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारवासराय था। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहांआरा द्वारा बनाई गई थी। चांदनी चौक आज भी उतना ही फेमस है जितना उस टाइम में चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो जहांआरा द्वारा बनाई गई थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा। ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की फूफी थी। गुलबदन बेगम जो है बाबर की तो पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की फूफी थी। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की फूफी थी। फूफी से आश्रय यहाँ बुआ से है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शाही नौकरशाही, भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से बादशाह में निहित थी। अकबरनामा जो मुगल इतिहास है इसमें साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना प्रस्तुत की गई है जिसमें क्रिया और सत्ता दोनों लगभग पूरी तरह से बादशाह में ही निहित थी। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती जो होती थी विभिन्न नरजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। मतलब कि अलग अलग जातियां और धार्मिक समूह से अभिजात वर्ग में भर्ती होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। जब अलग अलग जाति और सब धार्मिक समूहों से भर्ती की जा रही है तो इससे यह सुनिश्चित कर दिया जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। जो अधिकारी वर्ग था यानी अभिजात वर्ग, इसे गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही कौन से अभिजात अकबर की शाही सेवा में थे, तो वो थे ईरानी और तुरानी। ये दोनों ही अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए। कुछ तो जब हुमायूं ने वापस आया था 1555 में भारत, तो जब हुमायूं के साथ आए, और कुछ बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूहों राजपूतों व भारतीय मुसलमानों शेखजादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। यानी कि 1560 से आगे भारतीय मूल के भी ये 2 शासकीय समूह हुए, राजपूत और भारतीय मुसलमान। इन दोनों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति जो है एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। यह इम्पोर्टेंट है कि शाही सेवा में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय शासकीय मूल का समूह में कौन था, तो वो प्रथम व्यक्ति राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ। जिसे आज हम जोधा भाई कहते हैं, उनका विवाह अकबर से हुआ। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री थे, जो खत्री जाति का था।
जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जब जहांगीर ने शासन करा 1605 से 1627, तो उस टाइम में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां, जिनकी मृत्यु 1645 में हुई, ईरानी थी। नूरजहां जो है ईरानी थी और ये राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रहीं। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। औरंगजेब जो हुए उन्होंने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने, यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनसब प्रथा की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने करी, तो मनसब प्रथा की शुरुआत अकबर ने करी। अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य, अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के जो कुछ लोग हुए उन्हें शिष्य यानी मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। मीर बख्शी जो था खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था और नियुक्ति पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को वह प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। मीर बख्शी का जो कार्यालय है वह उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला यानी वित्त मंत्री और सदर उस सुदूर अनुदान का मंत्री और स्थानीय न्यायाधीश अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी हुआ करते थे। ये दोनों मंत्री केंद्र में हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा दरबार में नियुक्त तैनात रकाब। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। दरबार में नियुक्त तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। तैनात रकाब जो है एक अभिजातों का ऐसा सुरक्षित दल हुआ करता था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार यानी तैनात रकाब दल हर दिन 2 बार सुबह व शाम को, यानी सुबह और शाम में सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम में, सार्वजनिक सभा भवन मैंने आपको बताया था, दीवाने आम को सार्वजनिक सभा भवन कहते हैं, में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। तैनात रकाब जो है प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को दीवाने आम सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे। तैनात रकाब जो है दिन और रात हर टाइम में बादशाह और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उठाते थे, यानी बादशाह और उसके परिवार की जिम्मेदारी का जो दायित्व वह किस पर था, दरबार में नियुक्त तैनात रकाब पर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।